हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश विस्टास बुक से चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी पोएट तिसानी दोषी हैं, इसकी हम समरी कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। स्टूडेंट, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर की पोएट तिसानी दोषी स्टूडेंट ऑन आइस करके एक प्रोग्राम था जिसमें 52 टीनेजर के साथ वे मद्रास से अंटार्कटिका गई थी। स्टूडेंट, ये अंटार्कटिका वर्ल्ड का एंड है, इसीलिए चैप्टर का नाम भी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। वे कहती हैं कि मैंने अपने बर्थ प्लेस मद्रास से लेकर अंटार्कटिका तक जाने में 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट एंड 3 ओशियन क्रॉस किए। ये 9 टाइम जोन और 6 चेक पोस्ट वही है जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है बॉर्डर क्रॉस करने में। अंटार्कटिका पहुंचने के लिए उन्होंने यह भी बताया कि मुझे मद्रास से अंटार्कटिका जाने में 100 आवर्स लगे तथा मैंने कार, एरोप्लेन और शिप का सहारा लिया। तिसानी दोषी स्टूडेंट ऑन आइस नाम के प्रोग्राम में मद्रास से अंटार्कटिका गई थी। इस प्रोग्राम के ऑनर एक कैनेडियन है और वे यंग स्टूडेंट को ही लेकर जाते हैं जिससे कि वे एजुकेशनल से रिलेटेड रिसर्च कर सकें। इसलिए 52 स्टूडेंट्स के साथ पोएट भी अंटार्कटिका गई थी। अंटार्कटिका जाने से तिसानी दोषी को एक अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वे जान पाए कि अंटार्कटिका में कितने क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अर्थात ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। पोएट कहती हैं कि जो इस प्रोग्राम के ऑनर हैं वे यंग स्टूडेंट को इसलिए लेकर जाते हैं कि बच्चे इन जगहों को स्टडी करें, इन जगहों की इम्पोर्टेंस को जानें तथा अप्लाई करें। अंटार्कटिका दुनिया का ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडी है। पोएट कहती हैं कि जितनी दूर तक हमारी नजर जाती है हमें व्हाइट आइस दिखती है जो कि हमें शांति पहुंचाती है। जब पोएट अंटार्कटिका गई तब उन्हें पता चला कि जो अर्थ हमें जैसी दिखाई देती है 650 मिलियन ईयर्स अगो वैसी पहले नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक लैंड पर थे जिस लैंड का नाम गोंडवाना था। बाद में ये लैंड टूटकर इधर उधर हो गई जिसकी वजह से 7 कॉन्टिनेंट बने। पोएट कहती हैं कि उस समय अंटार्कटिका बहुत वार्म प्लेस था, लेकिन आज अंटार्कटिका बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और पोएट बताती हैं कि अंटार्कटिका में कोई गंदगी फैलाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए यह जगह बहुत ही साफ रहती है। पोएट साउथ की हैं और साउथ के लोग सन की पूजा करते हैं, लेकिन जब ये 52 स्टूडेंट्स के साथ अंटार्कटिका गई तो इन्हें सन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, जिससे ये बहुत शॉक हुई। और ये बताती हैं कि अंटार्कटिका में हमेशा बहुत ही साइलेंट रहता है, केवल तब साइलेंट डिस्टर्ब होता है जब आइस पिघल कर गिरती है। पोएट कहती हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर हमें पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट के मद्देनजर फ्यूचर का भी ज्ञान हो जाता है। जब हम इस जगह पर जाते हैं तो हमें बिलीव होता है कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है, क्योंकि घर पर तो केवल सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, लेकिन अंटार्कटिका जाकर हम वास्तव में फील कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को। एंड में तिसानी दोषी कहती हैं कि कहीं गोंडवाना के टाइम पर अंटार्कटिका वार्म था वैसा फिर से वार्म ना हो जाए, और कहती हैं कि क्या तब तक हम एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि हमारे एक्शंस ऐसे हैं कि हमारा एंड होने के करीब ही है। साथ ही वे ये भी कहती हैं कि हमें अपने एक्शंस में चेंज लाना होगा तथा अर्थ के नेचर के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। स्टूडेंट, इस चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसकी ऑथर तिसानी दोषी है। इसका हम एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में तिसानी दोषी अंटार्कटिका की यात्रा के लिए जाती हैं और उनके साथ बहुत से उनके क्लासमेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिसर्च के पर्पस से वहां गए हैं। तिसानी दोषी का बर्थ मद्रास, इंडिया के मद्रास में हुआ है और वहां मद्रास से वो अंटार्कटिका गए हैं रिसर्च के लिए। अंटार्कटिका स्टूडेंट ऐसा प्लेस है जो कि वर्ल्ड का एक एंड है, वो बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट और जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वैसा प्लेस है।
सो चैप्टर की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड a Russian research vessel, the Akademik heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. स्टूडेंट यहाँ की सानी दूसरी जो ऑथर है इस चैप्टर की वो हमें बता रही हैं कि इस ईयर में एक रशियन रिसर्च के लिए वैसल मतलब शिप में बैठ के, और जिस शिप का नाम क्या था, अकेडमिक स्काई नाम था उस शिप का, उसमें बैठकर अंटार्कटिका गई थी, जो कि बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है इस संसार का। My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere. अब वो बताती हैं कि उस जर्नी के दौरान मैंने मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने तक 6 चेक पॉइंट जहाँ चेकिंग वगैरह की जाती है और 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी कि ओशियंस क्रॉस किए एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फीयर और बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ के एनिमल प्लांट्स अलग अलग होते हैं, मुझे याद भी नहीं है, बता रही है कि मैंने बहुत सारे वहां से इकोस्फीयर क्रॉस किए मद्रास से लेकर अंटार्कटिका पहुंचने तक। नाउ सेकंड पैराग्राफ, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of an car, an aeroplane and a ship. स्टूडेंट यहाँ हमें ऑथर बताती हैं कि उस समय पर यानी कि मद्रास से लेकर अंटार्कटिका पहुंचने तक मैंने 100 आवर्स की जर्नी को कवर किया और ये जर्नी मैंने कार, एरोप्लेन और शिप को इंक्लूड करके पूरी की। So my first emotion on the facing Antarctica's expansive wild landscape, और जब मैं अंटार्कटिका पहुंची और मैंने वहां पे बर्फ की बिछी हुई बहुत एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही वाइड, बहुत ही वास्ट चादर सी देखी। इंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, और वो जो ब्लू हॉरिजन था स्टूडेंट, ब्लू हॉरिजन यहाँ पे मीनिंग है जहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि लैंड और स्काई आपस में मीट हो रहे हैं। कह रही जब मैंने वो उस व्यू को देखा तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। Followed up with an immediate and profound wonder, और इन सब को देखकर मैं profound मतलब डीप, मैं बिल्कुल खो गई गहराइयों में, इनकी सोचते हुए इस गहराइयों में मैं खोई गई। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. इमेंसिटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट ग्रेटनेस या ह्यूग, और इजोलेशन की मीनिंग होती है बीइंग अनकनेक्टेड या बीइंग अलोन। तो कह रही है मैं ये देखकर बहुत ही वंडर हो रही थी, बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी कि ये कितना ह्यूग, कितना बड़ा प्लेस है अंटार्कटिका, और यहाँ पे कितना लॉनलीनेस है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और वो देख के ये भी आश्चर्यचकित रह रही थी कि मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि पहले जो इंडिया और अंटार्कटिका थे वो सेम ही लैंड थी। मतलब बहुत साल पहले की बात करती हैं कि जब अंटार्कटिका और इंडिया साउथ में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हमारी ग्लोब में थोड़ा परिवर्तन आता गया और ये अमेरिका और ये इंडिया ये सब ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते गए और अंटार्कटिका नीचे साउथ पोल में ही रह गया। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब थोड़ा पीछे की तरफ हिस्ट्री की बताते हुए हमें बताती हैं हमारी ऑथर। 650 मिलियन ईयर्स अगो आ जायंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day अंटार्कटिका। वो बताती हैं ऑथर कि 650 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा इंडिया है और अंटार्कटिका पहले एक ही था, जिसका नाम था गोंडवाना प्लेस था। उस एरिया का नाम क्या था, गोंडवाना प्लेस था। तो कह रही है मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि वो जो गोंडवाना था कि अब वो वहां पर केवल अंटार्कटिका ही रह गया है। Things were quite different then. Humans had not arrived on the global scene, और बताती हैं कि तब चीजें बहुत अलग थी और तब वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते थे। And the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna। और हमारी ऑथर ये भी कहती हैं कि उस
समय ये जो अंटार्कटिका था, जो इस समय बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, उस समय बहुत ही वार्म प्लेस था। कॉस्टिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट सुपीरियोरिटी, और फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल, और कह रही है तब बहुत ही ज्यादा सुपीरियर पावर में, सुपीरियोरिटी में फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। For 500 million years ago, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, and landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. अब ऑथर बताती है कि 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना थ्राइव्ड की मीनिंग होती है स्टूडेंट डेवलप्ड, कि गोंडवाना ने बहुत ही डेवलप किया, बट अराउंड दैट टाइम, लेकिन बाद में डायनासोर वर वाइप्ड आउट की मीनिंग होती है एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो गए। फिर डायनासोर धीरे धीरे क्या हो गए, वहां से खत्म हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल, और जो मैमल की एज, मैमल किसे कहते हैं, एनिमल दैट बर्थ टू देयर यंग वन, तो उनकी एज आ गई, वो आ गए। और फिर लैंड मास वाज फॉर टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और वो जो गोंडवाना लैंड था वो धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में सेपरेट हो गया, कि इंडिया एशिया की तरफ चला गया, अमेरिका अफ्रीका सब अलग अलग हो गए। और जिससे कि ये जो हमारी अर्थ की शेप है, आज जो हमारी अर्थ दिखाई देती है, वो वैसी पहले नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो एक लैंड था, उसमें अमेरिका अफ्रीका हमारा इंडिया भी उसी में इंक्लूड था, और उस लैंड का नाम गोंडवाना था। और हमारी ऑथर ये भी बताती हैं कि जैसे ग्लोब पहले दिखाई देती थी, वैसे इस समय, आज के समय बिल्कुल भी वैसी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be headed. और ऑथर बताती है कि अंटार्कटिका आकर मुझे उस हिस्ट्री का पता चला कि ग्रास का मतलब वो मेरे आइडिया मेरे दिमाग में आया अंटार्कटिका आकर, कि हम किस तरफ से आया है, यानी कि हमारा पास्ट क्या था, और वेयर वी हैव हेडिंग्स यानी कि हम किस तरफ को जाएंगे, यानी कि हमारा फ्यूचर क्या था। कहना चाहती हैं कि अंटार्कटिका ही आकर मुझे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता चल पाया। अंटार्कटिका ऐसी जगह है। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्डिलन फोल्ड्स एंड द प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। अब ऑथर को वहां पहुंचकर क्या क्या चीजों की नॉलेज हुई, क्या क्या पता चला, वो यहाँ पे हमें बता रही हैं। कह रही हैं यहाँ आकर यानी कि अंटार्कटिका पहुंचकर मुझे कॉर्डिलन फोल्ड्स यानी कि ये जो माउंटेन की चेन होती है उसके बारे में पता चला, और प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, बड़े बड़े ग्रेनाइट जो एकत्र होकर पत्थर बहुत ही बड़े शील्ड बन जाते हैं, यानी कि ग्रेनाइट के बहुत बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, वो भी मैंने यहाँ आकर देखे। ओजोन देखी, ओजोन लेयर कौन सी होती है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है हमारी अर्थ को, तो वो भी मैंने यहाँ देखी। एंड कार्बन एवोल्यूशन स्टूडेंट यानी कि ग्रोथ, तो कह रही किसी चीज की ग्रोथ कैसे होती है वो भी यहाँ के पता चला। और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी कि जैसे डायनासोर कैसे किस प्रकार से गायब हो गए, तो वो सब मैंने यहाँ आकर अंटार्कटिका आकर जाना, इन सब के विषय में मैंने ज्ञान एकत्र किया। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. माइंड बॉगलिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट कंफ्यूजिंग, स्टार्टलिंग, यानी कि हमारी ऑथर बताती हैं कि बहुत ही मिलियंस ईयर्स के बाद जब मैं यहाँ पे आई हूँ, अंटार्कटिका आई हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन मेरे माइंड में स्टार्ट हो गया है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि आप इमेजिन करो कि इंडिया किस प्रकार से पहले साउथ में था, यानी कि अंटार्कटिका के साथ था, और वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, पुश कर करके कैसे नॉर्थ की तरफ को जा रहा है। एंड जैम्पिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और हिमालय के साथ साथ कह रहे कि कैसे पुश होते हुए एशिया की तरफ पहुंच रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कैसे आपस में शिफ्ट हो के ज्वाइंट हो रहे हैं। ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ cold circumpolar current keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. फ्रिजिड की मीनिंग होती है स्टूडेंट बहुत ही कोल्ड, बर्फ जमी हुई, यानी कि फ्रिज की तरह ठंडा, बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस। और डेजोलेट की मीनिंग होती है बिल्कुल अकेला।
तो वहां तिसानी दोषी को जाकर ये पता चला कि कैसे जो नॉर्थ अमेरिका, पहले जो साउथ अमेरिका था वो भी इंडिया के साथ ही और अंटार्कटिका के साथ ही ज्वाइंट था, नीचे गोंडवाना प्लेस में था, गोंडवाना लैंड पे था, लेकिन धीरे धीरे पुश होकर वो जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइंट हो गया और अंटार्कटिका और उसके बीच में, किसके बीच में, साउथ अमेरिका के बीच में वो जो गैप आ गया जहाँ पर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन में 3 बड़े बड़े ओशियन ज्वाइंट होते हैं, कह रहे वो गैप आ गया जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल साउथ में रह गया और बाकी सब चीज नॉर्थ में चली गई। तो ये सब जाके कहाँ पता चला, अंटार्कटिका पहुंचकर हमारी ऑथर तिसानी दोषी को पता चला। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and the metamorphic functions but also for the imaginations। यहाँ पे ऑथर माइक बताती हैं कि जिस प्रकार जैसे कि मेरी तरह मैं साउथ की हूँ और साउथ के लोग सन की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ यानी कि अंटार्कटिका में पहुंचकर बहुत ही दिनों से मुझे सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया है और वहाँ पहुंचकर मुझे यह आइडिया आ रहा है कि किस प्रकार से सन केवल हमें ये नहीं कि वो वर्शिप ही करती है, बल्कि सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। यानी कि हमारी वो इमेजिन करती है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी सन पे डिपेंड है, जो कि यहाँ आके बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इमेजिन करती है वहां पहुंचकर अंटार्कटिका हमारी ऑथर तिसानी दोषी। लाइक वॉकिंग इनटू अ giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings। स्टूडेंट हमें बताती हैं तिसानी दोषी कि अंटार्कटिका पहुंचकर मैंने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पिंग पोंग बॉल के ऊपर वॉक कर रही हूँ। पिंग पोंग बॉल बहुत बड़ी सी व्हाइट कलर की बॉल होती है। वो कह रही है मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे मैं पिंग पोंग बॉल पे वॉक कर रही हूँ, जिसके ऊपर ना कोई ट्रीज है, ना बिल बोर्ड या साइन बोर्ड। जब कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं तो लिखा होता है ना, रास्ते में बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो कह रहे या बिल्डिंग, तो ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था। You lost all earthly sense of perspective and time here। और वहां पे बिल्कुल भी टाइम का ही पता नहीं चल रहा था। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हर समय वहां लाइट रह रही थी और पर्सपेक्टिव था, यानी 3 डिमेंशंस होती है जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो कह रही है लेंथ ब्रेथ का तो पता चल रहा था, बट वहां पे हाइट का कोई भी अनुमान नहीं लग पा रहा था और ना ही वहां पे किसी टाइम का पता चल रहा था। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक to the mighty mid ages and the mites to blue whale and iceberg as big as a country। The largest recorded was the size of Belgium। और हमें यह भी बता रही हैं कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वेरी टीनी, बहुत छोटे, और माइटी मतलब ह्यूज, बहुत बड़े। तो कहती हैं तिसानी दोषी कि वहां पे या तो चीज बहुत बड़ी बड़ी थी और या बिल्कुल छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसी चीजें दिखाई देती थी। और जो आइसबर्ग थे वहां पर वो इतने बड़े थे कि जितनी बड़ी एक कंट्री का साइज होता है इतने बड़े बड़े वहां पे आइसबर्ग थे। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही है कि जितना बड़ा बेल्जियम है, एक कंट्री का नाम है, कि बेल्जियम के जितने बड़े वहां पे आइसबर्ग थे। Days go on and on in surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence, interrupted only by the occasional avalanche or the calving ice sheet consecrates the place। सरियल की मीनिंग होती है स्टूडेंट अनबिलीवेबल, और ऑस्ट्रल रिलेटिंग टू द सदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और यूबिक्विटस का मतलब होता है फेल्ट एवरीवेयर। आप बता रही हैं तिसानी जोशी कि दिन बीतते गए और बीतते गए और ऐसा मुझे लगता था कि जैसे किसी बात पे विश्वास ही ना हो, क्योंकि 24 आवर्स एक ही जैसा दिखता था और लाइट हमेशा दिखती रहती थी और कभी रात तो होती नहीं थी, हमेशा लाइट रहती, ऐसा लगता था कि दिन ही है, सुबह ही है। और इतना साइलेंस होता था वहाँ, और ऐसा साइलेंस जो हर जगह हम महसूस करते थे। ये नहीं कि एक जगह साइलेंस है और दूसरी जगह शोर हो रहा है, तो हर जगह वहाँ पर अंटार्कटिका में हर जगह साइलेंस ही फैला हुआ था। और कभी इंटरप्टेड, कह रहे हैं कि अगर कभी साइलेंट वो भंग भी होता था, अगर अशांति होती भी थी तो किस चीज़ की होती थी? एवलेंच, यानी कि जो बर्फ के परतें होती थी वो टूट टूट कर जब नीचे गिरती थी, या कैल्विंग या बर्फ की जो शीट होती थी वो 2 पार्ट्स में विभाजित हो जाती थी
तब उसका साइलेंट टूटता था, अदरवाइज हमेशा हर जगह साइलेंट ही रहता था। और ये उनके लिए क्या था, कॉन्सिक्रेट्स था, यानी कि उनको ब्लेस था कि कभी तो उनका साइलेंस टूटा है वहां का। इट्स एन इमोशन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द अर्थ जूलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर द ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। आगे तिसानी दोषी बताती हैं कि वहां पे पहुंचकर मैं बहुत ही ज्यादा इमर्शन यानी कि सबमर्ज हो जाना, किसी चीज में डूब जाना, मैं बिल्कुल ही वहां पे जाके डूब गई थी। किसमें, अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने के लिए मैं इतनी उत्सुक थी कि मैं पूरी तरह वहां जाकर सबमर्ज हो गई थी। और वहां जाकर मुझे ये भी पता चला, जब मैंने हिस्ट्री का ज्ञान लिया, एनालिसिस किया, तो तब मुझे ये भी पता चला कि जो हमारे ह्यूमंस की तरफ से एक्टिविटीज की जा रही हैं, जैसे एनिमल हंटिंग है या डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी अल्ट्रावायलेट गैसेस हैं, वो यहाँ जो भी एक्टिविटीज हमारी गलत हो रही हैं, वो प्रोग्नोसिस की मीनिंग होती है स्टूडेंट प्रिडिक्शन। तो कह रही है उससे ऐसा ऑब्जर्व करके पता चलता है कि ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है दैट इज नॉट गुड, यानी कि हमारे लिए आगे चल के ये करना अच्छा ना होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट असर। तो कह रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसका क्या असर हुआ, आगे बताती हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. Paltry की मीनिंग होती है a small amount of time। वो कह रही है कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 650 मिलियंस ईयर्स अगो की बनी हुई है, और जब हम ह्यूमंस आए हैं वो केवल 12,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। तो वो अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में देखा जाए तो कुछ सेकंड के बराबर ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट रक्स itching our dominance over the nature with our villages, towns, cities and mega cities। और इतने कम पीरियड में, इतने कम, क्योंकि जो अर्थ बनी है उसको तो बने हुए 650 मिलियंस ईयर्स पहले बन चुकी है अर्थ, और हम ह्यूमन आए हैं केवल 12,000 ईयर्स पहले ही आए हैं। तो इतने से छोटे पीरियड में कह रहे हैं कि जो हमने ये रकस किया हुआ है, यानी कि टू क्रिएट ए लॉट ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस फैलाया हुआ है अपनी अर्थ पे और इचिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर करके टाउन बना रहे हैं, सिटी बना रहे हैं। मेगा सिटीज का मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी विशाल सिटीज बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, सब ह्यूमन के लिए क्या है, हानिकारक होगा। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन population has left us battling with other species for burning of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। तिसानी जोशी कहती हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, तो जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को हंटिंग कर रहे हैं और इतना फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, यानी कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आदि का इतना यूज कर रहे हैं, तो जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। उन रेस में जब वार्म हो जाएगा, वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा ना होगा। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली contested environmental debates of our time। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हमेशा, जो हमारे एनवायरनमेंट का चेंजिंग आ रही है, वो हमेशा जो डिबेट होती है उसमें ये मुद्दा उठाया जाता है, विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। और वो ये भी कहती हैं कि क्या ये जो बड़ी बड़ी शीट्स हैं आइस की अंटार्कटिका में, ये क्या तब तक गायब हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी? बिल्कुल। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड। और जो गल्फ स्ट्रीम है जहाँ से करंट्स निकलते हैं, ओशियन करंट निकलते हैं, कोल्ड है वो इस समय, तो क्या वो भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट बी
और नॉट बी। तो इससे क्या पूरा वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वो कहती है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को अगर हम विराम नहीं देंगे, जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या हम इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम कम नहीं करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। और फिर कहती है मे बी नॉट, और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि अगर आज से हम अर्थ के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। यहाँ पर तिसानी दोषी हमें समझा रही हैं कि हम अगर अर्थ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अर्थ के अनुसार अगर हम बर्बादी नहीं करेंगे, किसी चीज के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपनी अर्थ को, तो ऐसा नहीं भी हो सकता। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. तिसानी दोषी बताती है कि डिबेट में इसका जिक्र हमेशा होता रहेगा, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस वजह से नहीं कि ये वर्ल्ड में केवल एक ही जगह पे है, एक ही स्थान ऐसा है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस है ही नहीं जो कि इसको नुकसान पहुंचा पाए। इस रेस्पेक्ट में तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन द आइस कोर्स 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ द। और वे कहती हैं कि 500,000 years old अगो जो कार्बन था, जो रिकॉर्ड्स यहाँ पड़े हुए हैं, और ये आइस कोर्स हैं, यानी कि डीप इनसाइड द आइस, जो इतने बड़े बड़े आइस के कोर्स हैं। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। और वो कहती हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, तो अंटार्कटिका जैसी जगह पर जरूर जाना चाहिए। अंटार्कटिका पहुंच के हमें अपने पास्ट का पता चलेगा, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड थी, जब पहले सब कुछ कॉम्बाइन था, हमारा इंडिया भी वहीं पर था उसी लैंड पे, तो उसका भी पता चलेगा। और प्रेजेंट का तो पता चल ही रहा है कि वहाँ पे कितना ठंडा है। और उसके बाद और हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज से अगर हम जो कुछ गलती करते जाएंगे तो उससे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो यानी कि फ्यूचर का भी वहाँ पहुँचकर पता चलेगा। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है तिसानी दोषी के अकॉर्डिंग कि जहाँ पर जाके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज 21। Students on ice, the program I was working with on the Shokak Sky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. अब वो बता रही हैं कि स्टूडेंट ऑन आइस करके एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू वो गई थी मद्रास से लेकर अंटार्कटिका। तो कह रहे हैं हमारे साथ हम गए थे, तो जितने भी बच्चे हैं उनको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ अंटार्कटिका कैसा प्लेस है और वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या फ्यूचर है। तो इनके लिए, बच्चों के लिए वहाँ का जानना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ, उनको पता ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है, आने वाला हमारा भविष्य है बच्चे। और आएंगे, इसको समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो जिससे ये जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत सुंदर प्लैनेट बन जाएगा। इट्स बीन अ ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, हु गॉट tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। तिसानी दोषी ये बताती हैं कि ये जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के थ्रू वो वहाँ गई हैं, इसके जो हेड है वो एक कैनेडियन है और उनका नाम है जियोफ ग्रीन। तो बताती हैं कि पहले तो वो 6 साल से लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, बच्चों को, लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो पहले तो बताती हैं कि वो केवल सेलिब्रिटीज को ले जाया करते थे, जो केवल वहाँ पे घूम के आ जाते थे और उसको फॉलो नहीं करते थे और किसी को प्रमोट नहीं करते थे, बताते नहीं थे। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। लेकिन अब आप बता रही हैं कि अब वो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिसी मेकर हैं और हमारा फ्यूचर जनरेशन है, और वो
पॉलिसी बनाते हैं, बच्चे बनाएंगे और वो यहाँ वहाँ से सीख के आएंगे, ऑब्जर्व करके आएंगे और यहाँ आके उस पर एक्ट करेंगे। तो इसलिए अब वो क्या लेके जाते हैं, स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये स्टूडेंट्स ही हमारे लिए फ्यूचर के लिए पॉलिसी मेकर्स होंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। वो कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम का सक्सेस होना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ज़्यादा हो गया है हमारा प्रोग्राम सक्सेस, क्योंकि कोई भी जो वहाँ साउथ पोल की तरफ जाए और अंटार्कटिका की ब्यूटी से अफेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है उसकी ब्यूटी में सबमर्ज हो जाता है, उसकी ब्यूटी में खो जाता है। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and the ice slabs collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। It is easy to be ब्लेज की मीनिंग होती है स्टूडेंट कि जिसको किसी से, किसी बात से, किसी को जिनको फर्क नहीं पड़ता। बताती है तिसानी जोशी कि कई लोग तो होते हैं ना कि जैसे आप सोचते हैं कि घर बैठ के सुन लिया, हाँ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी ये है कि वहां जाकर अगर हम अंटार्कटिका पहुंचकर वहां जाकर रियलिटी को देखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को के इफेक्ट वहां देखेंगे, ग्लेशियर को टूटता हुआ देखेंगे, आइस जो शील्ड्स हैं उसको भी 2 पार्ट्स में विभाजित होते हुए देखेंगे, तब वहां जाकर हमें वहां की रियलिटी का पता चलेगा। Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study now. Little changes in the environment can have big repercussions। वो बताती हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो वो बहुत ही बड़ा दिखता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली चेंजेस होते नहीं हैं, तो कुछ ही चेंजेस से वहाँ पे बहुत बड़ा ज़्यादा चेंजेस हमें एनवायरनमेंट में हुआ दिखाई देता है। और रिपरकशंस का मतलब होता है रिजल्ट, तो जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो उसका हमें बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। Phytoplankton की मीनिंग होती है स्टूडेंट टाइप ऑफ एल्गी और ग्रास ऑफ वेरी स्मॉल साइज। तो ये जो प्लैंटन एक प्रकार का जो एल्गी होता है, काई पे हो जाता है और छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे ग्रास तरह का प्लांट होता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे होती है ह्यूमन के द्वारा रिलीज की गई होती है, ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने अंदर ले लेता है और वहां पे बिल्कुल भी एनवायरनमेंट वहां का खराब नहीं होता और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज्यादा फैलने नहीं देता। इसीलिए वहां का जो प्लेस है अंटार्कटिका है, वो वहां की जो फूड चेन है वो बनी रहती है इन एनिमल्स के थ्रू। These single-celled plants use the sun's energy, assimilate carbon, and synthesis organ compound is that wondrous and most important of process called फोटोसिंथेसिस। बता रहे हैं कि ये जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में अपनी एनर्जी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि वहाँ के लिए बहुत अच्छा है, हम अंटार्कटिका के लिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल नहीं पाती। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज of phytoplankton, which is turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle। साइंटिस्ट जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें इन फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट्स हैं इनको हमें बचाना होगा, जिससे कि ये जो हमारा ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, ये बच पाएगी। और क्योंकि अगर इसमें होल हो गया, छेद हो गया और कार्बन फैल गया तो जिसकी वजह से हमारे ग्लोब पे खतरा आ सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर हमने ग्लोब साइकिल को बचाना है, हमने अर्थ को बचाना है, तो हमें ये जो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स हैं इनको भी सेव रखना होगा। इन द पैराबल ऑफ द phytoplankton there is a great metaphor for existence। Take care of the small things and the big thing will fall into the place।
अब तिसानी जोशी कहती हैं कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाना है, अगर हमने अर्थ को बचा के रखना है, तो हमें ये फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स को बचाना होगा, जिससे कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो पूरी सेव रह जाएगी फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स की वजह से। वॉक ऑन द ओशियन, ये कंप्लीट चैप्टर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब ये थर्ड पार्ट है वॉक ऑन द ओशियन, यानी कि जब तिसानी जोशी और उनके साथ के जो फॉलोअर्स थे और स्टूडेंट्स थे, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब ओशियन पे वॉक किया होगा तब का बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। माई Antarctic experience was full of such efficiencies, but the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 degree south. एपियानिस की मीनिंग होती है स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ सडन रियलाइजेशन। तो बता रही हैं कि मुझे तब इस बात का रियलाइजेशन हुआ जब मैं एंटार्क्टिक सर्कल पर 65.55 डिग्री साउथ में खड़ी हुई थी। द सोकल स्काई हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the tadpole island, which was preventing us from going any further. सोकल स्काई स्टूडेंट उनके एक शिप का नाम था जिसपे वो गई थी। वो बता रही हैं कि वेज यानी कि एक बहुत ही छोटा सा रास्ता टू फोर्स इनटू द नैरो स्पेस था, जहाँ पर हमारा जो शिप है वो फंस चुका था, जिसकी एक तरफ पेनिनसुला था और दूसरी तरफ टैडपोल आइलैंड था। अब क्या वो आगे बताती हैं, द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. गैंगप्लैंक की मीनिंग होती है स्टूडेंट एक वुडन का प्लेटफॉर्म होता है जो जिसकी हेल्प लेकर शिप पे हम चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं। तो बता रही है कि कैप्टन ने हमें एडवाइस किया कि हम आगे तो जा नहीं पा रहे, इसलिए हम पीछे मुड़ के नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जहाँ पर गैंगप्लैंक की हेल्प से तुम्हें मैं ओशियन पर वॉक करवाऊंगा। So there we were, all 52 of us kitted out in a Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. आप बताती हैं कि जो हम 52 लोग थे, हम सभी उतरे वहाँ पे kitted out किए गए। kitted out की मीनिंग मतलब वियरिंग के लिए, पहनने के लिए उनको वहाँ पे आइस पे उतरना था उनको, तो कपड़े वगैरह दिए गए। और गोरेटैक्स यानी कि वाटर प्रूफ फैब्रिक था जो उनको दिए गए कपड़े, और ग्लेयर्स दिए गए, चश्मे दिए गए। नहीं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी आइस की, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट भी जा सकती थी। तो ये सब कुछ पहन के वो लोग वहाँ वाइटनेस के ऊपर कह रहे हैं हम उतरे, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, और जहाँ हम चल रहे थे वो लगभग 1 मीटर नीचे तक उसमें क्या था, आइस ही थी, आइस की परत जमी हुई थी। एंड अंडरनीथ दैट 20 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे कह रही है जी जहाँ हम चल रहे थे 1 मीटर तक तो नीचे गहराई में बर्फ थी, और उसके नीचे क्या था 180 मीटर तक लिविंग ब्रीथिंग थे वहाँ पे, और सॉल्ट वाटर था, पानी था, और जिसमें ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स थे, वाटर एनिमल थे जो उसके नीचे थे। इन द पेरीफेरी crab eater seal were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब इसी के बीच में कह रही हैं ये जो क्रैब ईटर थे, क्रैब ईटर कौन, जो क्रैब होते हैं और जो सील्स को खाते हैं उसे क्रैब ईटर्स कहते हैं, कि ये जो एक प्रकार के एनिमल होते हैं। तो ये जो क्रैब ईटर्स थे वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे, सुस्ता रहे थे, मतलब सनशाइन को ले रहे थे। और उसकी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से मद्रास में जहाँ से ये आई हैं वहाँ पे डॉग बैनियन ट्री के नीचे बैठकर सुस्ताते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे क्रैब ईटर भी बैठे हुए थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो रेवल्यूशन की मीनिंग होती है स्टूडेंट समथिंग अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रही ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं यहाँ आकर देख पा रही थी, पता लगा रही थी कि हर चीज का एक दूसरी चीज के साथ क्या है, कनेक्शन है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। तानी दोषी बताती हैं कि मद्रास अंटार्कटिका आने में मैंने जो 9 टाइम जोन और 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर
एंड मैनी इकोस्फेयर, बहुत सारे ये इकोस्फेयर क्रॉस किए. आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट. और आके यहाँ आके इस प्लानट की खूबसूरती को मैंने जाना. हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. सोचती हैं, बताती हैं कि क्या होगा कि जैसे 650 मिलियन ईयर्स अगो जैसे गोंडवाना लैंड थी, वार्म था, अगर वैसा ही अंटार्कटिका फिर से वार्म हो जाए. Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and the woolly rhinos? Who's to say? और बताती हैं कि क्या इतने साल पहले तक जो ये डायनासोर्स थे, मैमोथ थे और वूली रिनोज है. स्टूडेंट, ये एनिमल्स के नेम है जो अब एक्सटिंक्ट नहीं करते, अब यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हमारी अर्थ पे, ये खत्म हो चुके हैं. तो कह रही हैं तो क्या उस तब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक ये दोबारा से ये अंटार्कटिका है पहले की तरह वार्म हो जाए और सारे प्लेस एक साथ गोंडवाना लैंड फिर से बन जाए, तो क्या तब तक हम जिंदा रहेंगे? ओस टू से, तो ऐसा कौन कह सकता है, यानी कि किसे पता कि ऐसा हो सकता है. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. 2 weeks स्पेंड करने के बाद 52 टीनेजर के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद तिसानी दोषी हमें बताती हैं कि इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए हमें एक एक दिन भी हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि मिलियन ईयर्स लग गए इसको अलग अलग होने में. तो इसका डिफरेंस डे मेक्स, यानी कि एक दिन का डिफरेंस भी मायने रखता है हमारी इस अर्थ को बचाने के लिए. तो ये जो टीनेजर है यहाँ आकर प्रमोट करेंगे और सबको बताएंगे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को बचाना होगा, तो एक एक दिन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए जरूरी होगी. क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? ऑथर अंटार्कटिका कैसे पहुंची? स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमारी ऑथर तिसानी दोषी मद्रास अपने बर्थ प्लेस से, इंडिया में मद्रास अपने बर्थ प्लेस से अंटार्कटिका के टूर पर अंटार्कटिका जाती हैं. टूर पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ 52 लोग हैं, 52 स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ वो अंटार्कटिका गए हैं. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे अंटार्कटिका कैसे पहुंची. द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल academic Skolskaya. She traveled over 100 hours in combination of car, aeroplane and a ship. तो जो हमारी ऑथर है वे अंटार्कटिका एक रशियन रिसर्च वेसल का मतलब होता है शिप, और इस शिप का नाम है एकेडमिक शेल्कोल्स्काय. शी ट्रेवल्ड ओवर 100 hours इन कम्बिशन ऑफ कार. तो इसमें इस यात्रा में उन्होंने 100 hours बिताए, जिसको उन्होंने कवर किया कार, एरोप्लेन और शिप के कॉम्बिनेशन से उन्होंने 100 hours कवर किए अंटार्कटिका पहुंचने में. शी क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फेयर. उन्होंने 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट जहाँ पे उनके चेकिंग वगैरह की गई, और 3 वाटर बॉडीज बड़े बड़े ओशियंस को क्रॉस करे, और मैनी इकोस्फेयर क्रॉस किए. दैट शी रीच अंटार्कटिका. इस प्रकार से वे अंटार्कटिका पहुंची. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू जूलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द ह्यूमन काइंड. के बिहेवियर को समझने के लिए जूलॉजिकल फिनोमिना हमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं. जूलॉजिकल लैंड कैरी फॉसिल एज इम्प्रिंट्स टू हिस्ट्री. जो जियोलॉजिकल फिनोमिना होती है, लैंड होती है, वो हमें हिस्ट्री को जानने में, छाप छोड़ने में, हिस्ट्री की छाप छोड़ जाती है, जिस वजह से हमें उसको जानने में हेल्प मिलती है. दीज फॉसिल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूटिंग. अब इसकी प्रोसेस को, इसकी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? जियोलॉजिकल लैंड से मिलती है. विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल.
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इस फॉसिल्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, इस एज का पता लगा लेते हैं कि ये लैंड किस समय की है। इन दिस वे वी कैन से जूलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। तो इस प्रकार से हम मैनकाइंड की हिस्ट्री को जूलॉजिकल फिनोमिना के थ्रू पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मनुष्य का फ्यूचर कैसा होगा, इसके लिए हमें क्या इंडिकेशंस प्राप्त होते हैं। इफ द पॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द सेम वे एज इट इज इंक्रीजिंग टुडे, यदि जिस प्रकार से आजकल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसी प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ता ही रहा, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज इन डेंजर। तो ये जो हमारा मानव का जो फ्यूचर है मनुष्यों का वो खतरे में पड़ सकता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस आर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, एज अ रिजल्ट अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन कम ऑन अर्थ। तो ये जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, किसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है हमारी अर्थ को? ओजोन लेयर ने। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रकार से बढ़ती रही तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो सन की निकलकर हमारे अर्थ पर आ जाएंगी और ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, यानी कि ओजोन लेयर पे खतरा आ जाएगा। क्यों? अगर पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आएंगी, दिस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड जूलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। अंटार्कटिका ने वर्ल्ड की हिस्ट्री को टैप किया हुआ है, तो कैसे हम अंटार्कटिका पर जाकर हम इस हिस्ट्री का, अपने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। अंटार्कटिका वाज वंस अ पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज गोंडवाना लैंड। स्टूडेंट, अब जैसा कि हम अपने ग्लोब में देख सकते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो सबसे नीचे साउथ पर है और जो इंडिया है वो थोड़ा ऊपर है। लेकिन पहले क्या था, 650 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारा इंडिया है या साउथ अमेरिका है वो सब एक ही पार्ट था। ये उस लैंड का नाम था गोंडवाना लैंड। तो ये कहाँ पर था? जहाँ पर इस समय अंटार्कटिका है ये लैंड वहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रैप होती गई, ये प्लेस ट्रैप होके जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ जाता गया, और ऐसे ही जो साउथ अमेरिका है वो भी नॉर्थ अमेरिका के तरफ चला गया और उसके साथ जाके कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से वो जो गोंडवाना लैंड थी वो अलग अलग पार्ट्स में बट गई और वहाँ केवल अंटार्कटिका रह गया, तो जो कि अब इस समय बहुत कोल्डेस्ट प्लेस है और गोंडवाना लैंड के नाम से बहुत पहले वो जाना जाता था। इट लेटर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड ड्रिफ्टेड साउथ टू क्रिएट द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। लेकिन आज जो ये कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल अलग बन गया है, जबकि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही साथ थे, क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया में चला गया। तो ये सारे जो कॉन्टिनेंट है वो सेपरेट होते गए। द क्लाइमेट ऑफ दिस लैंड चेंज फ्रॉम वार्म टू एक्सट्रीमली कोल्ड। और जब ये कॉन्टिनेंट अलग हुए तो जो अंटार्कटिका का क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो गया। इट हैंस कैरीज ए लॉट ऑफ हिस्ट्री विद इटसेल्फ। इस प्रकार इसमें बहुत सारी हिस्ट्री छिपी हुई है, क्योंकि पहले वो गोंडवाना लैंड थी और जबकि अब वो एक सेपरेट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका बन चुका है एंड कैन बी यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिकल पर्पस टू। और इसीलिए वो आर्कियोलॉजिकल पर्पस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अंटार्कटिका। दैट्स वाई द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। इस प्रकार इसकी स्टडी करना, किसकी? अंटार्कटिका की स्टडी करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन इज व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन। ये स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमारी जो ऑथर है तिसानी दोषी वो एक प्रोग्राम में अंटार्कटिका गई हैं, जिनके साथ 52 स्टूडेंट्स और भी गए हैं। और ये जियोफ ग्रीन जो हैं वो इनके हेड हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वे जो जियोफ ग्रीन हैं वे केवल स्कूल, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ही क्यों लेके जाते हैं इस प्रोग्राम में और सबको क्यों नहीं? तो जियोफ ग्रीन टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू वन इन द वर्ल्ड to provide them the opportunity to develop the respect and understanding for the earth. जियोफ ग्रीन
केवल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ही वर्ल्ड के एंड पर यानी कि अंटार्कटिका पर लेके जाते हैं, जिससे कि उनको बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले और वो समझ सके अपनी अर्थ को कि पहले अर्थ कैसे थी और अब उन्हें किस प्रकार के साथ अर्थ के साथ रिएक्ट करना होगा। तो इसलिए वे हाई स्कूल के बच्चों को वहां लेके जाते हैं। ही वांटेड टू मेक द फ्यूचर पॉलिसी मेकर टू एक्सपीरियंस हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर द अर्थ टू सस्टेन लाइफ बाय राइजिंग इट टेम्परेचर। वे चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे भविष्य के क्या होंगे, पॉलिसी मेकर होंगे और वे लाइफ को जान पाएंगे। और वहाँ जो बढ़ रहा है टेम्परेचर अंटार्कटिका का या हमारी अर्थ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको किस प्रकार से सस्टेन करना होगा, समझकर किस प्रकार हमें अर्थ पे एक्ट करना होगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। He wanted them to see the melting ice shelves so that they could estimate the trouble that mankind was headed to. और वे इसलिए भी उन बच्चों को लेके जाते हैं जिससे कि वो जो आइस है, शील्ड्स है, आइस की जो शेल्फ्स हैं अंटार्कटिका में, वो मेल्ट हो के गिर रही हैं और ताकि वो इसको एस्टिमेट कर सकें, समझ सकें इस समस्या को और हमारी जो मैनकाइंड को वो हेड कर सकें, आगे बढ़ा सकें, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से अपनी अर्थ को रोक सकें रिसर्च करने के थ्रू। इस प्रकार वे आइस प्रोग्राम में, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में केवल हाई स्कूल के बच्चों को ले जाना चाहते हैं। कौन? इस प्रोग्राम के जो हेड है, जियोफ ग्रीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। छोटी छोटी चीजों की केयर करना अपने आप बड़ी चीजों को उत्पादित कर देता है, उत्पादन कर देता है बड़ी चीजों का। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट। तो अंटार्कटिका एनवायरमेंट के बारे में ऐसा क्यों कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, हमारे चैप्टर में क्यों ये फ्रेज दी गई है कि अगर छोटी छोटी चीजों की केयर की जाए तो बड़ी अपने आप उत्पादित हो जाती है। नाउ आंसर, This statement has great importance in the context of Antarctic environment. Antarctic environment में इस context का बहुत ही, इस जो ये statement का बहुत ही महत्व है। A small change in environment can give a rise to drastic development. कि अगर हम छोटा सा चेंज करते जाएं एनवायरनमेंट में, थोड़े थोड़े से चेंज करते जाएं तो बड़ा चेंज अपने आप ही डेवलप करेगा। अंटार्कटिका हैज ए स्मॉल बायोडाइवर्सिटी। द एग्जांपल ऑफ स्मॉल ग्रास कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन कैन बी स्टडीड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अंटार्कटिका की बायोडाइवर्सिटी में ये जो एक प्लांट है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन, ये एक बहुत छोटा सा प्लांट है। तो इस स्टेटमेंट को ये प्लांट कैसे ट्रू करता है, मतलब इसके द्वारा बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही छोटा, एक पतली सी छोटी सी घास होती है जो कि वहाँ के एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाने के लिए, जिससे वहाँ पर कार्बन नहीं फैलता और वहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही और वहाँ का टेम्परेचर वार्म नहीं हो रहा अंटार्कटिका का। तो ये छोटा सा प्लांट फाइटोप्लैंक्टन किस प्रकार से हेल्प करता है, तो इस स्टेटमेंट को ये ट्रू सिद्ध करता है। यानी कि इस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट से जो कि अंटार्कटिका में है। दीज माइक्रोस्कोपिक grasses undergo the process of photosynthesis and serve as food for the number of marine birds and animal। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। किसके लिए ये फूड होते हैं? जो मरीन बर्ड्स होती हैं, यानी कि जो जलचर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, तो उनके लिए फूड प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये भोजन देते हैं और कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। द ऑथर सेज इफ देयर इज ए फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इट विल अफेक्ट द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द कार्बन साइकिल ऑन द ग्लोब। ऑथर कहती हैं हमारी कि अगर इसी प्रकार से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है और ओजोन लेयर जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा है जिस लेयर ने, उसका डिप्लीशन होता है, तो ये बहुत ही बड़ा कारण होगा कार्बन फैलने का और ये फाइटोप्लैंक्टन
के डिजॉल्व का यानी कि इनके भी डिप्लिक्शन का कारण होगा ग्लोबल वार्मिंग. सो इफ टेक केयर दैट प्रोसेस कैरिड ओवर बाय दीज स्मॉल ग्रासेस आर कैरिड आउट प्रॉपरली, द बिगर एनिमल एंड द बर्ड्स विल फॉल इनटू द प्लेस ऑन देयर ओन. तो इसी प्रकार हमारी ऑथर कहती हैं कि यदि हम इन छोटी छोटी ग्रास का टेक केयर करें तो वो जो बड़ा चेंजेस है यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग आने वाली है या हो सकती है हमारी अर्थ पर, तो वो ना होगी और वो हमारे बर्ड्स को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की टेक केयर करते हैं तो बड़ा अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अंटार्कटिका को ऐसा प्लेस क्यों कहा गया है कि अगर हमें अर्थ की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझना होगा तो अंटार्कटिका जाना होगा. ऐसा क्यों? Antarctica gives us an idea how the Earth would have been like millions years ago and how it got divided into various Earth masses. अंटार्कटिका हमें एक आइडिया देता है कि बहुत मिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी अब दिखाई देती है, क्योंकि ये जो अंटार्कटिका है एक कॉन्टिनेंट है. पहले एशिया, हमारा इंडिया, ये साउथ अमेरिका सब इसी में इंक्लूड थे, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते गए और अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट, सेपरेट कॉन्टिनेंट बन गया. द मेल्टिंग एंड द कोलिडिंग आइस मासेस ऑल्सो गिव्स एन insight into how our future is going to be. और अंटार्कटिका जाकर हमें ये भी पता चलता है कि ये जो मेल्ट हो रही है, वहाँ की आइस शील्ड मेल्ट हो के नीचे गिर रही है, तो इससे हमारा फ्यूचर कैसा होगा हम वहाँ जाके आइडिया लगा सकते हैं. इफ़ वी कंटिन्यू विद द इंटरफ्रेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, तो इसके थ्रू हम हमारे नेचर में क्या परिवर्तन होंगे और नेचर कैसी चेंजेज होती जाएगी कंटिन्यूसली, तो इसका भी पता लग जाएगा, यानी कि फ्यूचर का भी पता लग जाएगा. अंटार्कटिका होल्ड्स इनटू द depth of its ice 500,000 years old carbon records which are helpful in understanding the past, present and future of the earth. और प्रेजेंट का तो हम वहाँ पर देख के पता लगा ही लेंगे. तो इसीलिए अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो इस बहुत मिलियन ईयर्स ओल्ड के जो वहाँ कार्बन है उसको रिकॉर्ड कर रखा है. तो इसलिए अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हम अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं. Therefore, Antarctica is the place which reveals our past, shows our present and visualities our future, जो कि हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है. इसीलिए अंटार्कटिका को ऐसा प्लेस कहा गया है. ये वर्ड मीनिंग. नाउ फर्स्ट वर्ड इज अबॉर्ड, इनटू अ शिप, ट्रेन, प्लेन एक्सेट्रा. इन सब से यात्रा करके जो हमारी ऑथर है तुसानी दोषी, वो मद्रास से अंटार्कटिका गई थी, जो कि वर्ल्ड का एंड पॉइंट है, प्लेस है. इसीलिए चैप्टर का नाम भी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है. नाउ सेकेंड वर्ड वेसल, शेप, हेडिंग टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स, सेट फुट, रीच्ड, फेसिंग, लुकिंग, expansive, a very large area, landscape, area of land, when interrupted without any break, relief, comfort. Next, profound, deep, immensity, greatness, isolation, being unconnected, part of the same land mass connected through the land, land mass, a continent or other large body of land. Giant, very big, supercontinent, very big continent, indeed, really, hosting, supporting, flora and fauna, plants and animal, thrived, developed, wiped out, extinct, खत्म हो जाना, grasp, to get and idea, evolution, growth, corridor, fold, mountain range, pretty, quite, mind-blogging, confusing या startling, jamming, applying force, buckle, bend, crust, upper surface, drifting off, moving away, circumpolar, moving around the poles, frigid, very cold, desolate, lone, chilling, horrifying, prospect, an idea, circulatory, refers to the circulation of the wind. Metabolic refers to various activities of the body devoid of without markers, indications, billboards, signboards, perspectives, thoughts and opinion. Microscopic, very thin, mighty, huge, visual scale, variety seen,
Mitages, insects that can fly. Small insects not able to fly. Iceberg, large pieces of ice floating in water. Surreal, unbelievable. Austral, relating to the southern hemisphere. Summer light, sunshine of the summer season. Ubiquitous, everywhere. Avalanche, shows light, curving, breaking at the edge. Consecrated, blesses, immersion, submerge. Context, reference, prognosis, prediction. Paltry, a small amount of time. Ruckus, disturbance. Etching, creating. Dominance, superiority. Megacities, very big cities. Rapid, quick. Battling, fighting. Unmitigated, increased. Fossil fuel, coal, petrol, natural gas, etc. Blanket, a thick layer. Hotly contested, discussed, disrupted, disturbed. Either way and every situation. Crucial, important, element, aspect. Sustained, supported. Pristine, an original condition. Trapped, hidden. Ice courses deep inside the ice. Providing, making available. Foster, develop. Carting, to carry with difficulty. Celebrities, popular personalities. Curiosity seekers, those who are eager. Adventures. Blaze about, unimpressed, या कोई फर्क नहीं पड़ता. Latitude and longitude, location of the place. Glacier, a large mass of ice. Retreating, reducing. Ecosystem, combination of the plants and living beings in an area. Biodiversity, variety of animals in an area. Repercussions, results. Microscopic, very small in size. Phytoplankton, type of a large or grass, very small size. Nourish, feed. Assimilate, absorb. Synthesizes, produce. Wondrous, wonderful. Furthermore, developation, reduction. Metaphor, a phrase used to express similarity. Fall into place, become satisfactory, get organized. To wedge into, to force into. Peninsula, land area surrounded by water on the three sides. Island, land area surrounded by the water on all sides. Turn around, turn back. Gangplank, a wooden platform of stair used for getting down from a ship. Kitted out, wearing. Gore-Tex, a brand that makes waterproof clothes. Glasses, goggles. Stark, pure या complete. Underneath, periphery, area around. Grab eater, seals, type of seal or an animal that live on Antarctica. Stretching, relaxing, sunning, sitting in the sun rays to get warm. Ice floes, a sheet of floating ice. Revelation, something understood for the first time. Mammoths, type of large animal that is extinct now. Woolly rhinos, type of large animal that is extinct now. स्टूडेंट, ये कुछ टाइप ऑफ एनिमल है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि पूरी तरह खत्म हो चुके हैं लैंड से. नेक्स्ट वर्ड इज बंच, यानी कि ग्रुप. आइडियलिज्म, आ परफेक्ट थॉट. फर्स्ट एमसीक्यू से, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तो इसकी ऑथर है तिसानी दोशी. नेक्स्ट, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना किसका नाम है? एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट 650 मिलियन ईयर्स अगो. तो स्टूडेंट 650 मिलियन ईयर अगो एक कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था, जिसमें हमारा इंडिया, ये साउथ अमेरिका, बहुत से देश इंक्लूड थे. तो वो पूरा एक ही लैंड था, जबकि अब वो सेपरेट हो गए सारे लैंड और वहां केवल क्या रह गया है? अंटार्कटिका, जो अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है. इसी सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पहले गोंडवाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the writers feeling on reaching the continent? तो कॉन्टिनेंट पे पहुंचकर हमारी जो ऑथर है तिसानी दोशी, इनकी फीलिंग कैसी थी? ऑन रिलीफ एंड अमेजमेंट, वो बहुत ही राहत की सांस ले रही थी वहां पहुंचकर और बहुत ही उनको अद्भुत नजारा दिख रहा था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का. जैसा कि हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं, तिसानी दोशी हमारी ऑथर एक स्टूडेंट ऑफ आइस करके प्रोग्राम था जिसके थ्रू वो मद्रास से
इंडिया में जो मद्रास है वहां से अंटार्कटिका गई थी रिसर्च के लिए 42 स्टूडेंट्स के साथ, और वहां जाके उनको पता चला कि ये जो पहले गोंडवाना लैंड था अंटार्कटिका उसी में ही था, इंडिया भी वही उसी में ही था, लेकिन अब एशिया में इंडिया इंक्लूड हो गया, कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए हैं, अब वहां केवल अंटार्कटिका बचा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज द ऑथर कॉल्ड जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो ऑथर ने इसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहा है इस जर्नी को? क्रॉसेस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर टू रीच देयर। क्योंकि वहां पहुंचने में हमारी ऑथर ने 9 टाइम जोन क्रॉस किए थे, 6 चेक पॉइंट जहाँ पे उनकी चेकिंग वगैरह की गई थी, और 3 वाटर बॉडीज यानी कि ओशन क्रॉस किए थे, और बहुत सी इकोस्फीयर भी उन्होंने क्रॉस किए। और उसके बाद वे अंटार्कटिका पहुंची और उस प्लेस को उन्होंने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कहा। नेक्स्ट, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड। लेसन किसके चारों तरफ घूमता है? द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका। Next question is, why was Tisani Doshi filled with relief and wonder when she first set her foot on the continent? जब कॉन्टिनेंट पे पहला स्टेप हमारी ऑथर तिसानी दोषी ने रखा तो उसको बहुत ही रिलीफ मिला। क्यों? तो टू सी इट्स वाइट एक्सपेंस, क्योंकि स्टूडेंट वहां पे बहुत ही बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ, तो उसका नजारा जो था क्या था? वाइट था। इसलिए टू सी इट्स वास्टनेस, बहुत ही फैला हुआ था वो इसलिए, या टू सी द सॉल्यूशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन किसे कहा गया है? माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस। स्टूडेंट ये बाय मिस्टेक टिक नहीं हुआ है तो प्लीज आप इसको टिक कर लें। माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस किसे कहते हैं? बहुत छोटी छोटी सी घास जो समुद्र के पानी में समुद्र में होती है, तो उसे फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका? टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंजेस। नेक्स्ट, व्हाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस? रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है अंटार्कटिका? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, क्योंकि उसने एनवायरमेंट को हमारे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। Now next is, what are the important indications of the future of humankind? ह्यूमनकाइंड की जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन क्या है, क्या हमें दिखाई देते हैं ह्यूमनकाइंड के लिए साइन? मेल्टिंग ग्लेशियर, मेल्ट होते जा रहे हैं। डिप्लेक्टिंग ओजोन लेयर, ओजोन लेयर किसे कहते हैं? जिसने हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, रखती है, वो लेयर का नाम है ओजोन लेयर। इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस अ ग्रेट सक्सेस? स्टूडेंट ऑन आइस जिस प्रोग्राम में तिसानी दोषी गई हैं अंटार्कटिका, वो उसमें बहुत ही ज्यादा सफलता, वो ग्रेट सक्सेस वाला प्रोग्राम क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजेस टू द यंगस्टर्स। Why is a visit to Antarctica important to understand the effect of global warming? अंटार्कटिका की विजिट करना ग्लोबल वार्मिंग को जानने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, या इसका पता लगाने के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस अंटार्कटिका क्यों है? बिकॉज हियर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर एंड क्लास्पिंग आइस शेल्फ्स, क्योंकि यहाँ पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि जो हमारे बर्फ के जो ग्लेशियर्स हैं कितनी जल्दी जल्दी मेल्ट होते जा रहे हैं, और जो आइस शेल्फ्स हैं वो भी टूटकर मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, टूट टूट कर गिर रही है। What was the center of the गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट? गोंडवाना का जो सेंटर है वो सुपर कॉन्टिनेंट प्लेस कौन सा है? गोंडवाना में सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? अंटार्कटिका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर? तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के क्या क्या कारण हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सभी की वजह से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड?
स्कूल के बच्चों को वर्ल्ड के इन में जो ले जाया गया उस प्रोग्राम का नाम क्या था? जी ऑफ ग्रीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ये जी ऑफ ग्रीन उनके कैप्टन है, हेड है, जो सभी बच्चों को लेकर अंटार्कटिका गए हैं और उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। What disturbed the silence of the continent? जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका उसका साइलेंट किसकी वजह से डिस्टर्ब होता है? बर्ड्स की वजह से, एनिमल की वजह से, या ह्यूमन की वजह से, या एवलांचेस की वजह से? तो स्टूडेंट एवलांचेस का मतलब होता है बर्फ के टुकड़े टूट टूट के नीचे गिरना, तो इसकी आवाज को ही एवलांचेस कहते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ का जो साइलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, अदरवाइज बिल्कुल साइलेंट बना रहता है, वहाँ किसी चीज की आवाज नहीं आती। हाउ हैज द मैन क्रिएटेड रकस ऑन द अर्थ? मैन को रकस ऑन द अर्थ क्यों कहा गया है? बाय डिस्टर्बिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ, क्योंकि इसकी वजह से नेचुरल प्रोसेस है अर्थ की वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। हाउ मेनी ईयर्स बैक वर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास? कितने साल पहले जो इंडिया है और ये जो अंटार्कटिका है वो सेम लैंड मास था? तो 650 मिलियन ईयर अगो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Why did Geoff decide to take high school student on the journey? जर्नी पे जो जियोफ हैं गिरीन, इनका पूरा नाम है उनके प्रोग्राम के कैप्टन का, प्रोग्राम के हेड का, तो वो हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं? टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लानेट एंड रेस्पेक्ट इट, कि वो अपने प्लानेट यानी कि अर्थ को अच्छे से समझ पाएं और उसकी रेस्पेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? अंटार्कटिका का एटमॉस्फेयर कैसा है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट और ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर ए पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? जो हमारी ऑथर है वो किस प्रोग्राम का पार्ट थी, मतलब कौन से प्रोग्राम में वे गई थी? तो स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर? अंटार्कटिका जो प्लेस है वो प्योर क्यों है पूरी तरह से? बिकॉज ऑफ नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि वहां पे मानव नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड? जो हमारी संसार की जो पूरी हिस्ट्री है वो कहाँ पर ट्रैप्ड हुई है? ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ वी वांट टू नो अवर अर्थ, यदि हमें अर्थ को अपनी अर्थ को जानना है, द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वेयर शुड वी गो? और हमें इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना है तो हमें कहाँ पर जाना होगा? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट? का था गोंडवाना इज द correct answer of this question. Now last question is, where does 90% of Earth's total ice exist? हमारी अर्थ की 90% जो आइस है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।